गर्मियों की रात में जब गांव के रास्ते सुनसान होते हैं ना, तो वो सिर्फ खाली नहीं होते, वो नंगे हो जाते हैं। उन पर से इंसानों की चहल पहल हट जाती है और जमीन के अंदर छुपी हुई सदियों पुरानी भूख बाहर निकल आती है। हमारे यहाँ के बूढ़े कहते हैं, सड़क पर सफर करने वाले को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर रास्ता आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो खुद चलते हैं और उन रास्तों पर भटकता है एक ऐसा साया जो ना भूत है ना जिन। उसे हमारे देसी इलाकों में कहते हैं छलावा। मेरा नाम सुरेश है। मैं एक फ्रीलांसर हूं जो शहर में काम करता है। जून की उस गर्म और ठंडी हवाओं वाली रात को मुझे अपने गांव रामपुर लौटना था। मेरी माँ जी की तबीयत खराब थी। शहर से गांव का रास्ता करीब 2 घंटे का था और मेरी पुरानी बाइक पर मैं अकेला था। जब मैंने हाईवे छोड़ा और गांव को जोड़ने वाली उस 15 किलोमीटर लंबे कच्चे सड़क पर अपनी बाइक मोड़ी, वो रास्ता जिसे गांव वाले काला रास्ता कहते हैं, दोनों तरफ घने झाड़, पुराने नीम के पेड़ और लाइट का एक खंभा तक नहीं। मुझे नहीं पता था कि मैं उस सड़क पर अकेला नहीं। बारिश अचानक इतनी तेज हुई कि मेरी बाइक की हेडलाइट की रोशनी धुंधली पड़ गई। वाइपर तो बाइक में होता नहीं, तो मैंने अपनी आंखें निचोड़कर सामने देखने की कोशिश की और तभी सड़क के बिल्कुल बीचों बीच मुझे एक धुंधला साया दिखा। एक औरत जो लाल रंग की साड़ी पहने पीठ पीछे किए खड़ी थी। उस तूफानी बारिश में उसके जिस्म पर बारिश का एक कतरा नहीं गिर रहा था। उसके बाल हवा में ऐसे उछल रहे थे जैसे पानी के अंदर तैर रहे हों। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने ब्रेक लगाई और यहीं से मेरी जिंदगी का वो सफर शुरू हुआ जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। मैंने बाइक को उस औरत से लगभग 10 फीट दूर रोका। हेडलाइट की लाल और पीली रोशनी सीधा उसकी लाल साड़ी पर पड़ रही थी। मेरा जिस्म डर से कांप रहा था, पर गांव का रास्ता था। मुझे लगा कोई मुसाफिर ना हो जो इस तूफान में फंस गई हो। कौन है? आप इस रात को यहां क्या कर रही हैं? तूफान बहुत तेज है, आपको कहां जाना है? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे अपनी जगह पर मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल आम लड़की जैसा था, पर उसकी आंखें, उन आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बिल्कुल सफेद थी। वो मुझे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराई। मैंने डर के मारे बाइक का थ्रॉटल व्रूम खींचा और उसे बाईपास करके आगे निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं लगभग 2 किलोमीटर आगे निकल आया। मुझे लगा मैं बच गया, पर जैसे ही मैंने रास्ते के किनारे लगे मिट्टी के माइलस्टोन पत्थर पर नजर डाली, वहां लिखा था रामपुर 12 किलोमीटर। मैंने सुकून की सांस ली, मगर अगले ही मिनट मेरी बाइक की हेडलाइट की रोशनी में फिर से वही पत्थर सामने आया। रामपुर 12 किलोमीटर। मेरा सर घूम गया। मैं तो आगे बढ़ रहा था, तो वही पत्थर बार बार सामने क्यों आ रहा था? और तभी सड़क के किनारे एक पुराने कुएं के पास मुझे फिर से वही लाल साड़ी दिखी।
इस बार वो औरत खड़ी नहीं थी, वो रास्ते के किनारे बैठकर रो रही थी। उसके रोने की आवाज बारिश के शोर को चीरकर मेरे कानों तक आ रही थी। मुझे बचा लो, मुझे घर छोड़ दो। वो आवाज मेरी छोटी बहन जैसी लग रही थी। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। छलावे का सबसे बड़ा हथियार यही होता है, वो आपके अपनों की आवाज निकालकर आपका ध्यान भटकाता है। नहीं, ये मेरी बहन नहीं हो सकती, वो घर पर है, मुझे नहीं रुकना। मैंने बाइक की रफ्तार 80 पार कर दी। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ पीछे छूट रहे थे, पर अचानक सड़क खत्म हो गई। मेरी बाइक का अगला पहिया सीधा कीचड़ और घास में उतर गया। सामने कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक पुराना खंडर जैसा खेत था। मैंने बाइक को झटके से रोका। मैं रास्ता भटक चुका था। जून के इस महीने में जब खेत सूखे होते हैं, वहां गंदा काला पानी उबल रहा था। मैंने डर कर अपनी बाइक को पीछे मोड़ने की कोशिश की, पर बाइक का पहिया कीचड़ में धंस चुका था। इंजन बंद हो गया, हर तरफ सन्नाटा, और फिर मेरी बाइक के पीछे वाले कैरियर सीट पर मुझे एक भारी वजन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भीगे कपड़ों के साथ मेरी पीठ के बिल्कुल पीछे आकर बैठ गया हो। मेरी गर्दन पर एक ठंडी बर्फीली सांस महसूस हुई। मेरी पूरी पीठ ठंडी हो चुकी थी। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। मेरे पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसके गीले बाल मेरे कंधों पर गिर रहे थे। उसने अपना चेहरा मेरी कान के पास लाया। सुरेश बेटा, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे दादा ने भी 20 साल पहले इस रास्ते पर गांव की एक बच्ची को कुचला था और रुकने के बजाय भाग गए थे। आज हमारा कर्ज चुकाने का वक्त है। मुझे गांव तक छोड़ दो। मेरा दिल फटने को था। मेरे दादाजी, उन्होंने किसी का एक्सीडेंट किया था। मुझे इस राज का कुछ नहीं पता था। बाहर से आवाजें आना शुरू हो गईं, पर इस बार सड़क पर कोई एक नहीं था। सड़क के दोनों तरफ जो नीम के पेड़ थे, उनके ऊपर से लंबे लंबे काले साए नीचे उतर रहे थे। वो सब पानी से भीगे हुए थे और उनकी आंखें सफेद थीं। वो सब छलावा के रूप थे। मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे जाने दो। मैं बिना सोचे समझे सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था। बारिश का पानी अब लाल रंग का दिख रहा था, जैसे आसमान से खून गिर रहा हो। भागते भागते दूर मुझे एक रोशनी दिखी। वो हमारे गांव रामपुर का पुराना प्रवेश द्वार, वेलकम गेट था। गांव वाले वहां लैंटर्न लेकर खड़े थे। मैंने सोचा मैं बच गया। मैंने गेट के पास आकर झटके से बाइक रोकी। सरपंच जी, मुझे बचाओ। रास्ते पर वो लाल साड़ी वाली औरत छलावा, वो मुझे मार डालेगा। सरपंच ने धीरे से अपना सर नीचे किया। लैंटर्न की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी।
और मेरा बचा कुचा खून भी जम गया। वो सरपंच नहीं था, उसके चेहरे की जिल्द मिट्टी की तरह पिघल रही थी और उसकी आंखें भी बिल्कुल सफेद थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जो गांव वाले खड़े थे उन सबके हाथ में लाल छतरी थी। सुरेश, तुम्हें क्या लगा तुम गांव पहुंच गए? तुम पिछले 3 घंटे से एक ही दायरे में घूम रहे हो। ये गांव का द्वार नहीं है, ये वही पुराना कुआं है जहां तुम्हारे दादा ने लाश छुपाई थी। और फिर अचानक बहुत सारे हंसने की आवाजें आई और बिजली जोर से कड़की और अंधेरा छा गया। अगली सुबह जून की तेज धूप निकली। सड़क पूरी सूखी थी। रामपुर के लोगों को सड़क के किनारे सुरेश की बाइक खड़ी मिली, पर सुरेश का कहीं पता नहीं चला। मगर अगर आप आज भी गर्मियों की किसी तूफानी रात को उस काले रास्ते से गुजरेंगे तो आपको अपनी बाइक के शीशे में एक लाल साड़ी वाली औरत जरूर दिखेगी, जो आपसे कहेगी, मुझे गांव तक छोड़ दो। पर याद रखना, रुकना मत, क्योंकि वो रास्ता कभी गांव नहीं जाता।